नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं काम्या साखला और पेश है अब तक की 10 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण अफ्रीका दौरे पर रवाना हो गए। नई दिल्ली से जोहान्सबर्ग रवाना हुए पीएम मोदी G20 देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत और ग्लोबल साउथ से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को G20 शिखर सम्मेलन में मजबूती से उठाया जाएगा। दिल्ली बम धमाके के बाद अल-फलाह विश्वविद्यालय सुर्खियों में है। दिल्ली में 10 नवंबर को ब्लास्ट करने वाला आत्मघाती आतंकी डॉक्टर उमर नबी उन अल-फलाह से जुड़ा पहला आतंकी नहीं है। वर्ष 2008 में अहमदाबाद गुजरात में हुए सीरियल बम धमाके के समय भी अल-फलाह विश्वविद्यालय का नाम आया था। अहमदाबाद बम धमाकों में आतंकी मिर्जा शादाब बेग भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी का ही छात्र था। उसने वर्ष 2007 में फरीदाबाद के अल-फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया था। वरिष्ठ पुलिस सूत्रों के अनुसार इस जांच के दौरान एजेंसियों के रडार पर अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 200 से ज्यादा डॉक्टर हैं। ब्राजील के बेलम में चल रहे COP30 क्लाइमेट समिट के मुख्य स्थल ब्लू जोन में गुरुवार दोपहर आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। इस आग की वजह से कम 21 लोग घायल हो गए। वहीं आग लगते ही हजारों प्रतिनिधि, अधिकारी, पत्रकार और कर्मचारी सुरक्षा के लिए बाहर की ओर दौड़ पड़े। वहीं मौके पर मौजूद हजारों लोगों को तेजी से बाहर निकाला गया। अधिकारियों के अनुसार आग दोपहर 2 बजे उस समय लगी जब सभी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें, देशों के पैविलियन, मीडिया सेंटर तथा दुनिया भर के शीर्ष प्रतिनिधियों के कार्यालय स्थित हैं। यह क्षेत्र मुख्य प्लेनरी हॉल का भी हिस्सा है, जहां जलवायु बदलाव पर प्रमुख वार्ताएं चल रही थी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा को उम्मीद है कि आर्थिक विस्तार व बैंकिंग प्रणाली में वृद्धि की रफ्तार को देखते हुए देश के और भी बैंक जल्द ही दुनिया के शीर्ष 100 बैंकों की सूची में शामिल होंगे। वर्तमान में इससे भारतीय स्टेट बैंक और HDFC बैंक की दुनिया के शीर्ष 100 बैंकों की सूची में शामिल है। ये दोनों बैंक क्रमशः 43वें और 73वें स्थान पर हैं। मल्होत्रा ने गुरुवार को दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में BKRV राव स्मृति व्याख्यान के बाद छात्रों से बातचीत में कहा, आरबीआई भारत के कई बड़े बैंकों को वैश्विक सूची में शामिल नहीं कर सकता, जबकि इसमें उन्हें शामिल होना चाहिए। जेनजी आंदोलन की अपेक्षाओं को पूरा न कर पाने का आरोप लगाते हुए 23 समूहों ने पीएम सुशीला कार्की की सरकार हटाने की मांग की है। समूहों ने गुरुवार को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि कार्की सरकार 8 से 9 सितंबर के विद्रोह से मिले जनादेश के अनुसार काम करने में नाकाम रही। ज्ञापन के अनुसार मौजूदा सरकार की ओर से 5 मुख्य मांगों में से किसी को भी पूरा नहीं किया जाना अस्वीकार्य है। इन मांगों में बड़े भ्रष्टाचार प्रकरणों में संदिग्ध लोगों पर कार्रवाई, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री के लिए संविधान संशोधन, विद्रोह के दौरान हुए नरसंहार के जिम्मेदार पर कार्रवाई, घायलों का उपचार और शहीद परिवारों की क्षतिपूर्ति व भरण पोषण शामिल है। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक 5 से ज्यादा स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। फाइनल में भारतीय पुरुष और महिला खिलाड़ियों ने दमदार मुकाबला खेले और घरेलू दर्शकों के सामने देश का परचम लहराया। मुकाबलों के बाद खिलाड़ियों ने अपनी भावनाएं साझा की, जिसमें जीत की खुशी, चुनौतियों से उभरने का संघर्ष और आगे की उम्मीद साफ झलकी। भारत की स्टार मुक्केबाज निखत जरीन ने चीनी ताइपे की गुओ शिशुआन को हराते हुए स्वर्ण पदक जीता। 2023 विश्व चैंपियनशिप वाली इस जगह पर दोबारा गोल्ड जीतकर निखत भावुक हो उठी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आज शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे के आसपास आए भूकंप के झटके का असर बंगाल के साथ बांग्लादेश के ढाका तक दिखा। बताया जा रहा है कि बंगाल के मालदा, कूच बिहार, नादिया, दक्षिण दिनाजपुर में भी भूकंप महसूस किया, जिसके चलते लोग अपने घरों, दफ्तरों, इमारतों से निकलकर सड़कों पर आ गए। भूकंप से किसी भी तरह की जानमाल की नुकसान की सूचना अभी तक नहीं मिली है, लेकिन अचानक कंपन महसूस होने से लोग डर गए हैं और इन इलाकों में हड़कंप मच गया है। भूकंप का केंद्र बांग्लादेश के टुओ से 27 किलोमीटर पूर्व में था। इसकी गहराई 10 किलोमीटर बताई जा रही है। कोयला खनन और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार को झारखंड और पश्चिम बंगाल में एक बड़ी छापेमारी का अभियान चलाया। धन शोधन निवारण अधिनियम TMLA के तहत की जा रही इस कार्रवाई में दोनों राज्यों में 40 से अधिक परिसरों पर तलाशी की जा रही है। ये ऑपरेशन कोयला चोरी, तस्करी और अवैध ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े बड़े मामलों से जुड़ा है, जिसके कारण सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। कार्रवाई की शुरुआत शुक्रवार आज तड़के धनबाद से हुई, जहां ईडी ने कोयला कारोबारी LB सिंह के आवास और उनसे जुड़े प्रतिष्ठानों पर एक साथ छापेमारी की। देवबिरला क्षेत्र सहित धनबाद के लगभग 18 ठिकानों पर ईडी की टीमें सक्रिय रही। एजेंसी को संदेह है कि इन जगहों से अवैध कोयला खनन और तस्करी से अर्जित काले धन का बड़ा नेटवर्क संचालित होता जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस का सियासी नाटक एक बार फिर दिल्ली पहुंच गया। मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर सीएम सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के बीच खींचतान चल रही है। पार्टी आलाकमान पर दबाव बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के निष्ठावान विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये विधायक पार्टी आलाकमान से सीएम पद पर किए
गए अपने कथित वादों को निभाने का अनुरोध करेंगे। कर्नाटक में सीएम पद पर सीतारामैया का 2.5 वर्ष पूरा हो गया है। अब शिव कुमार के समर्थक विधायक चाहते हैं कि सीएम पद पर उनकी ताजपोशी हो। दरअसल 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद सीएम पद को लेकर सीतारामैया और शिव कुमार के बीच खींचतान शुरू हो गई थी। इस विवाद को सुलझाने के लिए कांग्रेस ने कथित रूप से 2.5 साल का फॉर्मूला पेश किया था, जिस पर शिव कुमार सहमत हुए थे। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार के साथ ही एनडीए में शामिल दलों भाजपा, जेडीयू, लोजपा, हम और रालोमो के कुल 26 सदस्यों ने मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार की कैबिनेट में भाजपा के 14, जेडीयू के 9, लोजपा के 2, हम और रालोमो के एक नेताओं को शामिल किया गया है, जिसमें जातीय समीकरणों को भी साधने की पूरी कोशिश की गई है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को शामिल किया गया है, जबकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कोटे से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को कैबिनेट में जगह मिली। आज के लिए टॉप 10 में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।